अब से थोड़ी देर पहले रूस ने डोनबास का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस की सेना सरेंडर करती दिख रही है। रूस की सेना को यूक्रेन सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, जिसके बाद रूसी सेना घुटनों के बल रेंगती हुई यूक्रेन की सेना की तरफ बढ़ती है और फिर सरेंडर कर देती है। ये तस्वीरें आप देखिए, रूस की सेना ने किस तरीके से सरेंडर किया है डोनबास में, ये इस बात का सबूत है। रेंगते हुए रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। ये पुतिन के वो सैनिक हैं जो डोनबास पर कब्जा करना चाहते हैं, और डोनबास पर कब्जा अगर हो जाता तो इसका मतलब होता कि यूक्रेन पर काफी हद तक कब्जा हो जाता। लेकिन अभी रूस की सेना यहां पर सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन की एक महिला पुतिन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी। पेशे से ये यूक्रेन की प्रोसिक्यूटर जनरल है और इनका नाम है इरिना, जो पुतिन और उनकी सेना को युद्ध अपराधी घोषित करवाने की मुहिम में जुटी हैं। बताया गया कि इरिना वेनेडिक्टोवा यूक्रेन पर हमले का जिंदा सबूत है, रूस के हर जुल्म की गवाह है। इतना ही नहीं, इरिना के पास यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों का हर रिकॉर्ड महफूज है और सारे सबूत दस्तावेज बनकर पुतिन के लिए काल बन सकते हैं। इरिना के बारे में कहा जा रहा है कि चाहे वो बुचा नरसंहार हो, मारिउपोल में आम लोगों को निशाना बनाने का मामला हो, या फिर मिकोलाइव और खार्किव की तबाही, हर घटना पर वो अलग अलग रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और वो खुद भी उन इलाकों का दौरा कर रही हैं जो रूसी हमलों में बर्बाद हो चुके हैं। War crimes, but cases against humanity, genocide, cases of aggressive war, it's all in my focus of priority. इरिना का मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संगठन और यूएन पुतिन और उसकी सेना के जिम्मेदार लोगों को युद्ध अपराध का दोषी करार दे और यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आए। इसके लिए इरिना मीडिया का भी सहारा ले रही हैं। जैसे जैसे रूस के सैनिक पीछे हटते जा रहे हैं, उन इलाकों में भयानक तस्वीरें छोड़ते जा रहे हैं। दावा किया गया कि कीव पर कब्जे की कोशिश के समय रूसी फौज ने पहले एक फैक्ट्री पर मिसाइल अटैक किया और बाद में उसे अपना बेस बना लिया। न्यूज 18 के अरुण सिंह खुद उस फैक्ट्री में पहुंचे और वहां हालात का जायजा लिया। रूस के सैनिक जब कीव की तरफ बढ़ रहे थे तब उनको एक ऐसे ठिकाने की जरूरत थी जिसे वो अपना मिलिट्री बेस बना सकें। कजारोविच का ये इलाका है, आप देखिए तस्वीरों में कि ये फ्रिज और टीवी बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसको अपनी सुरक्षित पनाहगाह और इसको बेस बना करके ही पूरे इलाके में उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया था। इसलिए सबसे पहले रॉकेट से जो हमला था वो इसी फैक्ट्री पर हुआ था। तस्वीरें देखिए आप, जली हालत में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी ये फैक्ट्री है, जहाँ कभी टेलीविजन बनता था, फ्रिज बनता था, लेकिन अब इस पूरी फैसिलिटी को उन्होंने नष्ट कर दिया है मिसाइलों के जरिए, रॉकेट के जरिए। और एक ही नहीं, ये जितने भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन थे उन सबको नष्ट कर दिया और पीछे का पूरा इलाका नष्ट करने के बाद आगे की 2 बिल्डिंग उन्होंने छोड़ी। देखिए ये सारी बिल्डिंग देखिए, वहाँ भी इस बिल्डिंग का भी पिछला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट है। इसके अलावा अगली बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन 2 बिल्डिंग उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए छोड़ी थी, जो कि दोनों बिल्डिंग सही सलामत हालत में आपको दिखाई दे रही। ये बिल्डिंग पूरी तरह से सही सलामत है, जहाँ पर उन्होंने अपना साजो सामान रखा था, जहाँ पर वो रहते थे। ठंडक बहुत ज्यादा होती है रात में इस वजह से। और ये जो बिल्डिंग है, हालांकि इसके शीशे वगैरह बाद में टूटे हैं, लेकिन ये उनके जाने के बाद, जब वो जा रहे थे तब इसको नष्ट करके गए हैं। बहुत सारी चीजें तब उन्होंने किया जब वो जा रहे थे। चारों तरफ ये जो केबल, तार वगैरह फैली हुई आपको दिखाई दे रही है, ये सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से, कहाँ पर उनको लाइट चाहिए थी, कहाँ पर उनको बिजली चाहिए थी, उस हिसाब से अपने साजो सामान के हिसाब से उन्होंने सेट किया था। चूंकि 1 महीने इस पूरी फैसिलिटी में वो रहे थे, इसलिए जो निशान है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना कोई सामान या नहीं छोड़ा, खाने पीने के सामान के अलावा कोई बहुत बड़ा बूट वगैरह है, या फिर वाइन की बोतलें हैं, या फिर डिब्बा बंद खाद्य सामग्री है, उनके कपड़े हैं, यही सब चीजें यहाँ पर हैं। लेकिन कोई मिलिट्री के हथियार या कोई टैंक या कोई चीज यहाँ पर नहीं छोड़ी, लेकिन पूरे इलाके में उनकी पार्किंग थी। यूक्रेन में मौजूद सैकड़ों ऐतिहासिक धरोहरें युद्ध में नष्ट हो गईं। यूनेस्को के मुताबिक अब तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में करीब 100 ऐतिहासिक धरोहरों को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें एक वर्जिन मैरी स्टैच्यू भी शामिल है, जो लवीव में मौजूद है। दोनों देशों के बीच जारी जंग में शहर के बीचों बीच लगी ये मूर्ति भी नहीं बच पाई, जिसकी मरम्मत का काम बिना देर किए शुरू कर दिया गया। अपनी धरोहर को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने युद्ध के खत्म होने तक का इंतजार भी नहीं किया। हालांकि शहर में पहले से ही ऐतिहासिक धरोहरों की मरम्मत का काम चल रहा था, जो युद्ध की वजह से बीच में रुक गया था, लेकिन उसे फिर शुरू कर दिया गया। अभी अभी यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी सेना को बेहद नुकसान पहुंचाया है।
वीडियो में यूक्रेन की सेना कंधे पर रखकर रॉकेट फायर करते हुए दिखी। वीडियो में यूक्रेन की सेना बंकर में छिपकर रूसी सेना पर गोलियां बरसाती दिखी। वीडियो में साफ है कि यूक्रेन की सेना ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने बंकर बनाया है और उस बंकर से वो रूस की सेना पर गोलियां और रॉकेट से हमला कर रही है। वहीं बड़ी खबर आई चीन और ताइवान की तनातनी पर। खबर है कि चीन ताइवान के नजदीक समंदर में सैन्य अभ्यास करने वाला है। मतलब ये कि चीन ने एक बार फिर बाइडेन और दुनिया को बता दिया कि वो ताइवान के मुद्दे पर किसी के आगे नहीं झुकेगा। चीन यूक्रेन जंग के पहले दिन से ताइवान पर कब्जे का इशारा कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने कभी उसे चेतावनी दी तो कभी धमकी, लेकिन शी ने ठान ली कि वो नहीं मानेंगे। उन्होंने कभी समंदर तो कभी हवाई रास्ते से ताइवान पर नजर रखनी शुरू कर दी है। चीन ताइवान के एयर स्पेस में कई बार घुस चुका है, लेकिन इस बार वो आसमान और समंदर दोनों जगह सक्रिय है। यही नहीं, शी ने अपने सबसे खतरनाक विमान को ताइवान के नजदीक पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिया है। कीव से अरुण हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। अरुण, जरा ये बताइए कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, इस बीच ये खबर सामने आ रही है। जी प्रीति, यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से चीन ताइवान को लेकर के आक्रामक तेवर दिखा रहा है, उससे साफ है कि अगर अमेरिका ताइवान की तरफ से मैदान में उतरा तो बड़ी जंग हो सकती है। कभी चीन अपने फाइटर जेट के जरिए ताइवान की सीमा का अतिक्रमण करता है तो जवाब में अमेरिका युद्धपोत तैनात करने की धमकी देता है। इन धमकियों, इन चेतावनियों के बीच ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से जंग की फुल तैयारी है और किसी भी समय जंग छिड़ सकती है अगर चीन ताइवान को लेकर अपना आक्रामक रुख जारी रखता है या ताइवान पर हमला करता है। क्योंकि अमेरिका की चेतावनी के जवाब में चीन ने भी कमर कस ली, तैयार हो गया है वो। ताइवान के मुद्दे पर खुद को बाइडेन से ऊपर दिखाने के लिए शी ने एक शक्ति परीक्षण किया, और वो भी ताइवान के नजदीक। अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए उसके नजदीक गुआम में अपना सबसे ताकतवर समुद्री बेड़ा उतारने का फैसला किया ही था कि शी ने भी जवाब दे दिया। खबर है कि उन्होंने ताइवान के नजदीक ईस्ट चाइना सी में अपनी नौसेना का दम दिखाया। मतलब ये कि बाइडेन युद्ध अभ्यास के बारे में सोच ही रहे थे कि शी जिनपिंग ने उसे करके भी दिखा दिया, वो भी ताइवान के नजदीक। मतलब ये कि शी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका शेर है तो चीन सवा शेर है। ये खबर तो पहले भी कई बार आ चुकी है कि शी जिनपिंग ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पास एक 60 दिनों का प्लान भी तैयार है। हालांकि बीच बीच में अमेरिका चीन को न सिर्फ चेतावनी देता है बल्कि धमकी भी देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। खबर है कि चीन ने ब्लू बैटल ग्राउंड या समंदर में अपनी इस ड्रिल के लिए नौसेना और वायुसेना दोनों को मैदान में उतारा, जिन्होंने फाइटर जेट और जंगी जहाज के जरिए अमेरिका को अपने हथियारों की ताकत दिखाई और ताइवान पर समुद्र के रास्ते हमला करने का इशारा कर दिया। द यूरोप एशियन टाइम्स ने दावा किया है कि चीन ने ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, जिसके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है अपना सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान J-20। चीन के इस विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी लड़ाकू विमान की आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि ये लड़ाकू विमान ऐसी तकनीक से लैस है जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। मतलब यह कि J-20 अगर किसी देश की सीमा के नजदीक से गुजरा भी तो उसे पकड़ना मुश्किल है, और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने पेट्रोलिंग के लिए J-20 को चुना है। चीन ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब एक दिन पहले बाइडेन ने अपने 2 अधिकारी ताइवान भेजे थे, जबकि चीन पहले ही कह चुका था कि वो ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका की दादागिरी नहीं सहेगा, और इसलिए उसने समंदर में दम दिखाया। ईस्ट चाइना सी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जिसके पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान के द्वीप और दक्षिण में ताइवान है। कहा जा रहा है कि इसलिए चीन ने ईस्ट चाइना सी में पेट्रोलिंग की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी सेना पर बड़ा हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन की सेना ने रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर धावा बोला। इसका वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से हर सेकंड बम निकलते दिखाई दिए। इस हमले में रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, रूस ने कीव के करीब 30 किलोमीटर दूर मिसाइल कारखाने को उड़ा दिया है।
बताया गया कि कीव की इस फैक्ट्री में यूक्रेन मिसाइल बनाया जा रहा था, जिसे रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। जब मीडिया की टीम इस फैक्ट्री के पास पहुंची तो देखा कि रूसी हवाई हमले में फैक्ट्री के आसपास की इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि रूस के यूक्रेन पर परमाणु हमला करने के खतरे को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए अमेरिका उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है। CIA के डायरेक्टर ने साफ कहा है कि यूक्रेन में मिल रहे तगड़े झटकों से खींचकर पुतिन वाकई उस पर परमाणु हमला कर सकता है। ये बयान तब आया है सामने जब पुतिन के पुराने साथी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो से जुड़ने पर इलाके में परमाणु हथियारों की तैनाती की चेतावनी दी है। कीव से अरुण लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, इन धमकी को सीरियसली लिया जाना चाहिए या नहीं? जी प्रीति, ये बहुत बड़ी चेतावनी है जो सीधे अमेरिका से आई है। इसका मतलब है कि पुतिन अब तक जो कहते थे कि वो परमाणु युद्ध छेड़ देंगे, वो सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं थी, ऐसा वो कर भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया पुतिन के गुस्से को जानती है, दुनिया ये भी जानती है कि पुतिन को हार बर्दाश्त नहीं है। तो क्या जीतने के लिए पुतिन परमाणु बम से हमला कर सकते हैं? अब इस बात की तस्दीक अमेरिका ने भी कर दी है कि ऐसा वो कर भी सकते हैं। मतलब अमेरिका का टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर तक रूस के यूक्रेन पर परमाणु हमला करने के खतरे से सख्ते में है, और इसलिए वो अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया को सतर्क कर रहे हैं कि पुतिन वाकई यूक्रेन में परमाणु बम बरसा सकते हैं। यानी रूस लगातार परमाणु हमले की जो धमकियां दे रहा है वो गीदड़ बम की नहीं बल्कि सच साबित हो सकता है। क्योंकि खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स को भी डर है कि कहीं यूक्रेन में अपनी भद्द पिटती देख पुतिन इतने न बौखला जाए कि वाकई यूक्रेन पर परमाणु हथियार दाग ही दे। इसलिए उन्होंने अमेरिका को चेताया कि वो पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि यूक्रेन की जंग की शुरुआत में ही पुतिन ने परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को अलर्ट पर रहने का आदेश देकर सनसनी फैला दी थी। लेकिन तब भी अमेरिका ने इसे पुतिन की धमकी न मानकर महज दुनिया को डराने का पैंतरा बताकर खारिज कर दिया। लेकिन इस बार अमेरिका की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने पुतिन की बातों को गंभीरता से लेने की बात कहकर पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया। उनकी चेतावनी की टाइमिंग भी काफी अहम है। ये तब दी गई जब इससे कुछ घंटे पहले पुतिन के बेहद करीबी और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर वो नेटो से जुड़े तो फिर रूस को अपनी सुरक्षा के लिए अपने पड़ोस में परमाणु हथियार तैनात करने होंगे। जिसके बाद CIA चीफ ने भी आगाह किया कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है और पुतिन यूक्रेन जीतने के लिए कम ताकत वाले मतलब छोटा धमाका करने वाले परमाणु बम चला सकते हैं। लेकिन नाम पर मत जाइए, ये बम कहने को ही छोटे हैं लेकिन तब भी तबाही बड़ी ही मचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो बम गिराया था, जिसके धमाके में 90,000 से 1.5 लाख लोगों के मारे जाने का दावा किया जाता है, छोटे परमाणु बम ताकत के मुकाबले में उस बम से बस जरा से ही पीछे होते हैं। लेकिन तब भी जिस शहर पर फट जाएं, उसका नामो निशान मिटाने का दम रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास ऐसे कम ताकत वाले परमाणु हथियारों की गिनती 2000 के करीब है। और तो और रूस के पास पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद ही आता है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में छोटे परमाणु बम